इंडिया जो कि जेनरिक फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक बड़ी कंपनी कौन सी है जो कि हमें फॉरेन की महंगी दवाई को सस्ते तौर पे मुहैया करवा सकी, जिसके कारण कि जितने भी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशन है उनके लोगों को सस्ते रेट में दवाई मिल सके, जिसके कि उपचार बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। तो चलिए आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम इस कंपनी के टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण एक प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले सिप्ला कंपनी की। सिप्ला एक भारत की जानी मानी फार्मा कंपनी है जो कि एक प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनी अपनी सेवा जो है दुनिया के अलग अलग जगह में दे रही है। इसके पास लगभग 47 प्लांट है जो कि दुनिया के अलग अलग जगह में प्रेजेंट है। और ये इसके बिजनेस की बात करें तो ये अलग अलग डिवीजन में काम करती है, जैसे कि कार्डियक, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक और कई प्रकार के। इनके फाउंडर के बारे में हम बात कर ले तो उनका नाम है ख्वाजा अब्दुल हामिदी, जो कि भारत के एक ग्रेट नेशनलिस्ट भी थे। और इनका कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग जगह में था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जब अपने इनिशियल डेज में थे उस टाइम पे जो है भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जहां पर कि महात्मा गांधी जी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। और जब ये उनसे मिले तो उनके स्वदेशी नेशनल मूवमेंट से और भी ज़्यादा ये इंस्पायर हो गए। जिसके बाद इनकी जो फैमिली थी वो क्राउड फंडिंग करके पैसा उठाई और इन्हें जो है ब्रिटेन में जाके पढ़ने का मौका मिला। लेकिन ये ब्रिटेन ना जाके यूरोप में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद इंडिया में आके इन्होंने 1935 के आसपास जो है सिप्ला कंपनी को नींव रखी, जिसके कारण कि सिप्ला जो है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी हो जाती। सिप्ला फार्मा कंपनी से पहले केमिकल कंपनी का भी यह काम करती थी। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका एक अलग ही गजब का इतिहास है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब यूरोप में जंग चल रही थी तो उस टाइम सोल्जर लोग को क्विनिन करके दवाई लगती थी और विटामिन B12 की। तो इंडिया से ये कंपनी जो है लार्जेस्ट सप्लायर थी। क्विनिन की बात कर रहे हैं यानी कि क्लोरोक्विनिन की, तो ये मलेरिया में काम करता था उसको प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर ये कंपनी का वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा योगदान था। और इसके फाउंडर के खत्म होने के बाद इनके जो बेटे आए उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से काम किया। यहाँ पर 2000 की बात कर ले, जहाँ पर कि एड्स की महामारी जो है बहुत ज्यादा फैल गई थी अफ्रीका में। तो उस समय जो है 1 साल की दवाई की बात कर ले जो कि वेस्टर्न नेशन लगभग $12,000 के आसपास बेचते थे, उसको ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके $300 के आसपास बेच रहे थे। जहां पर कि ये दवाई उस देश की सरकार और उस देश के लोगों को सस्ते में मिली, जिसके कारण एड्स की बहुत ज्यादा राहत मिली उन लोगों को। यहाँ पर इस कंपनी ने 3 रिट्रोवायरल ड्रग को रिवर्स इंजीनियरिंग किया था। इसके साथ ही 2006 में एवियन फ्लू भी आया था, जहां पर कि ये कंपनी ने फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल किया था और कॉम्पिटिटिव प्राइस किया था, जिससे कि जो लोग अफेक्टेड थे उनको कम रेट में दवाई मुहैया हो सकी। तो इसका एक अपना ही गजब का इतिहास है इस कंपनी का। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के टेक्निकल की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस को, ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 8 से 5% के आसपास नीचे में है, जो कि एक प्रकार से बुलिश टेरिटरी में बताता है। जब भी कभी कोई शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% के आसपास रहता है तो ये बुलिश लोगों के साथ में रहता है, जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी भी देखी जाती है। इसी के साथ साथ आप अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज की बात कर ले जो कि मोमेंटम को बताता है, इसका शेयर प्राइस जो है उसके ऊपर है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पॉजिटिव बताता है। इसके साथ आप RSI की बात कर ले तो उसकी वैल्यू देख पा रहे होंगे आप लगभग 60 के आसपास है, जो कि 59.53 है। और वो भी यहाँ पर जो है अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत देता है शेयर प्राइस के हिसाब से, और ये मोमेंटम को बड़ा बताता है। और RSI को आप बारीकी से देखें तो वहां पर येलो कलर से हमने डिनोट किया, बड़े बड़े चीजें बन रही है। इसके साथ अगर आप नीचे इसके फ्यूल के बारे में बात कर ले, यानी कि टॉप लाइन बॉटम लाइन के, जिसको कि हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है, तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि इस कंपनी के पी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी कि इस कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है और प्राइस रुका हुआ है इतने देर से, तो यहाँ पर पी जो है कंप्रेस हो जा रहा है। इसे हम फंडामेंटल में देखेंगे।
इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये कंपनी जो है लगातार अपने डिविडेंड को बढ़ाए जा रही है। पहले 8.5 रुपए डिविडेंड देती थी, फिर 13 रुपए और अभी के समय जो है 16 रुपए डिविडेंड दे रही है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव बात बता रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए कुछ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने अपने जो क्वांटिटी उसको धीरे धीरे करके गिराया है, लेकिन इसी के साथ साथ आप अगर एफआईआई की बात कर ले तो उसने भी लगभग थोड़े से क्वांटिटी को गिराया है। डीआईआई की बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसे भी हमने सर्कल से बनाया है। यहाँ पर डीआईआई अपने क्वांटिटी को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। रिटेल की बात कर ले तो वो लगभग फ्लैट के आसपास है, जिसको कि हमने इज इक्वल्स टू साइन से डिनोट किया है। और इसी के साथ आप अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो वो बढ़ी है। ऐसा इसलिए बढ़ी क्योंकि प्रमोटर ने रिलीज किया और एफआईआई ने रिलीज किया, लेकिन यहाँ पर हैवी बाइंग जो है डीआईआई ने किया है, तो यहाँ पर स्लाइड चेंजेस आए, लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस जब पॉजिटिव टेरिटरी में मोमेंटम दिखाएगा तो ये बरकरार रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिटेल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस कारण से फंडामेंटल के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 1,26,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से जो है लार्ज कैप की कैटेगरी में ले आता है। इसके साथ साथ आप अगर पी की बात कर ले तो यहाँ पर 23.41 है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया था, अर्निंग जो है बढ़ती जा रही है और प्राइस रुका हुआ है, जैसे कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे थे। तो यहाँ पर पी जो है कंप्रेस हुआ है। इसके साथ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर ले तो ये अपने 4 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है। और पीजी रेशियो की बात कर ले तो ये अपने ग्रोथ के हिसाब से डिस्काउंट वैल्यू पे थोड़ा अवेलेबल है। रेशियो के बारे में बात कर ले, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट की, तो यहाँ पर ये भी जो है बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से पॉजिटिव बताते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और जिसे कि हमने रेड कलर से डिनोट और एरो जो है ऊपर का लगाया, जो कि एक प्रकार से बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर ले तो इसको फिर से हमने रेड कलर में बताया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस ग्रीन लाइन है। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है, और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो वो भी बढ़ता जा रहा है पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो, जिसके कारण ये हुआ है कि इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप पर शेयर में डिवाइड कर ले तो ईपीएस बढ़ा, और ईपीएस बढ़ने के कारण पी कंप्रेस हो गया है और प्राइस नहीं बढ़ा है। तो और आने वाले समय में हो सकता है कि पी वापस बढ़े, तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चालू हो जाए। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में बात कर ले, जो कि ये कंपनी ने हाल फिलहाल में पब्लिश किया था। तो वहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके की परफॉर्मेंस हाईलाइट की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है रिवेन्यू इसका 4% से ग्रोथ हुआ है, जो कि एक प्रकार से ज्यादा नहीं है। इसके साथ इबट्टा की बात कर ले तो वो भी 4% से बढ़ा है, लेकिन अगर इसके प्रॉफिट की बात कर ले तो ईयर ऑन ईयर जो है 10% से बढ़ा है, जो कि एक प्रकार से बढ़िया है। इसके साथ इस कंपनी ने जो है ज्योग्राफी वाइज भी बताया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिया में इस कंपनी ने लगभग 6% का ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर, और इंडिया के रिवेन्यू की बात कर ले तो वो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है। नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले तो 226 मिलियन के आसपास है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ और स्लो डाउन नहीं बताया गया है। अफ्रीका की बात कर ले तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और यूरोप में ईयर ऑन ईयर जो है 8% का ग्रोथ है। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे रिवेन्यू के बारे में बताया है, कहाँ से रिवेन्यू जो है इसके ब्रेकअप हुए करके। अगर ये कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 100 रुपए कौन कौन से ज्योग्राफी से कमाती है। तो इंडिया की बात कर ले तो इसे वन इंडिया से डिनोट किया गया है, यानी कि 100 रुपए कंपनी कमाती है तो उसका 40 रुपए जो है इंडिया से आता है, और 28 रुपए आसपास इसके जो है नॉर्थ अमेरिका से आता है। इंडिया के बारे में बात करें हम तो इंडिया में अभी टेक्निकल स्लो डाउन चल रहा है, जहां पर जीडीपी का वैल्यू जो है भले ही गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेट करके बता रही, लेकिन उसकी वैल्यू सही नहीं है, जिसके कारण कि इस कंपनी का मेजर फोकस इंडिया में है। तो इसके कारण इस कंपनी का ग्रोथ जो है हमें कम दिख रहा है। इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले तो अगर फार्मा टैरिफ आता है तो यहाँ पर दो धारी तलवार की तरह इंपैक्ट देख सकते हैं। इसी के साथ यूरोपियन और अदर मार्केट की बात कर ले तो वहां पर स्लाइड ग्रोथ है, लेकिन बेस कम है। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात कर ले तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग 450 करोड़ का इस कंपनी के पास डेप्थ है, और कैश बैलेंस की बात कर ले तो वो 10,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज बताई गई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन, ट्रेड जेनरिक
और कंज्यूमर हेल्थ के बारे में बताया गया है। कंज्यूमर हेल्थ के बारे में बात कर ले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड है जो कि नंबर 1 कैटेगरी में रैंक कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता है तो वहां पर निकोटेक्स आ जाता है, तो इसका प्रोडक्ट उसमें है। उसके साथ ओमनी जेल और सिप्लिडिन के जो प्रोडक्ट है वो पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में। ट्रेड जेनरिक्स की बात कर ले तो यहाँ पर 2 ब्रांड ऐसे जो कि 100 करोड़ के आसपास रिवेन्यू दे रहे हैं और 5 ब्रांड जो है 50 से 100 करोड़ के बीच में रिवेन्यू दे रहे हैं। और आने वाले समय में 7 जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च करने वाली है कंपनी। ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी ने अपने जो मार्केट शेयर है वो 2nd नंबर पे मेंटेन किया है और कुछ कई थेरेपीज जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियक, डायबिटिक में मेंटेन करने की बात की है ग्रोथ शेयर। तो इस प्रकार से हमने बात कर लिया इसके पीपीटी के बारे में, जहां पर कि इस क्वार्टर के हाइलाइट्स के बारे में ये कंपनी ने बताने की कोशिश की। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉन कॉल के बारे में। यहाँ पर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया। यहाँ पर मैनेजमेंट ने सबसे पहले यह बताया कि इस कंपनी को जो ऑपरेट करते हुए 90 साल हो चुका है, इसलिए इन्होंने 90 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इसी के साथ साथ मोटा मोटा 6,900 करोड़ के आसपास इस कंपनी का क्वार्टर ऑन रिवेन्यू हो गया है और पहली बार इस कंपनी ने इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ऊपर जो है इंडिया से इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इसके अलग अलग क्रोनिक सेगमेंट की मजबूती से आया है। पट्टा की बात कर ले तो इस कंपनी के मार्जिन जो है लगभग 25.6% के आसपास है, जो कि अमेरिका में प्राइसिंग डिस्ट्रप्शन आया उसके बावजूद ये बचा के रखी है कंपनी। इसके बारे में हम आगे रिस्क में बात करेंगे। पोर्टफोलियो एक्सपेंसर और न्यू लॉन्चेस में कंपनी ने बताया कि यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट जो है लॉन्चेस किए गए हैं, बोथ कंज्यूमर साइड में और जो है दवाइयों के सेगमेंट में। जैसे कि रेस्पिरेटरी थेरेपी की बात कर ले तो वोल्टिड्रियो ट्रायोसिफेलर करके एक इनहेलर इन्होंने बनाया है। इसके साथ नॉर्थ अमेरिका के मार्केट की बात कर ले तो इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको कि अल्ब्यूट्रॉल बोलते हैं, MDI, वो लीडरशिप मेंटेन कर रहा है और जहां से लगभग 226 मिलियन डॉलर का रिवेन्यू आते जा रहा है। और ये कंपनी जो इसी के साथ साथ अमेरिकन मार्केट में जो है प्राइसिंग इरोशन हो रहा है, इसके लिए एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि जेनरिक बायोसिमिलर की कैटेगरी में है। अफ्रीकन मार्केट में बात करें तो इस कंपनी ने जो है डबल डिजिट का ग्रोथ किया और इस कंपनी ने वहां पर B2B वर्टिकल लाया है। और इस कंपनी ने लगभग जो हमने रिवेन्यू के परसेंटेज शेयर के बारे में बात नहीं किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो 6% के आसपास कर रही है कंपनी। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के प्लांट के बारे में जैसा कि हमने बात किया 47 है और अलग अलग ज्योग्राफी में है और उस प्लांट को चलाने के लिए रॉ API लगता है जो कि इंडिया, चाइना और अमेरिका से आता है। तो टैरिफ के रिलेटेड अनसर्टिनिटी होती तो इसके सप्लाई रिलेटेड दिक्कत आ सकती, जिसके कारण इसके रिवेन्यू में प्रेशर आ सकता है। इसके साथ साथ रेगुलेटरी और कंप्लायंसेस भी हैं, जैसे कि कुछ नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं इस कंपनी के, तो वहां पर रेगुलेटरी हर्डल और टाइम के भी रिस्क आते जा रहे हैं। इस कंपनी के इंदौर प्लांट की बात करें तो वहां पर US FDA का जो इंस्पेक्शन अभी चल रहा है और वहां उसके अप्रूवल एक प्रकार से रिस्क है। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो थोड़ा रिस्क ले आएंगे। कंपटीशन के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने ये बताया कि जो अमेरिका है वहां पर इंटेंस कंपटीशन बढ़ गया, जिसके कारण की प्राइसिंग में, रिवेन्यू में, कई सारी चीजों में सिप्ला को हीट फेस करना पड़ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिस्क के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक बायोसिमिलर बना रही है, जिसका यील्ड उतना ज्यादा अच्छा नहीं आता है और ROI की बात करें तो 10% के आसपास है और कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ज्यादा कमर्शियल अवेलेबल नहीं हो पाते, तो यहाँ पर यह भी एक प्रकार से इसका रिस्क बन जाता है। और आखिर में इस कंपनी ने एक और बहुत अच्छी चीज बताई कि जो एक्यूट कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वहां पर सीजनल वॉलेटिलिटी आती है, उसके कारण की बिजनेस में भी वॉलेटिलिटी आ पाती है इसके एक्यूट डिवीजन से। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के बारे में बात किया और इसके बिजनेस के बारे में बात किया, फिर हमें इस कंपनी के टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात किया, जो कि एक प्रकार से थोड़े एक्साइटिंग लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन इसके प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पी जो है कंप्रेस है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं फिर से चेताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।